चलिए एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश करेगा। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब कौन करेगा ऐसा? कोई भी सेन इंसान तो ये कभी नहीं करेगा। ये तो सरासर पागलपन है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हम सब एक देश के तौर पर ठीक यही कर रहे हैं हर रोज। तो सवाल ये उठता है कि ये जहर हमारे मंदिरों से निकलकर हमारी खाने की थाली तक पहुंच कैसे रहा है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम बहुत पवित्र मानते हैं। हमारी धार्मिक भेंट, हमारा प्रसाद। आखिर ये जानलेवा कैसे बन जाता है? जरा इस आंकड़े को देखिए, 80 लाख मीट्रिक टन। ये वजन है उन फूलों का जो हर साल भारत के करीब 6.5 लाख मंदिरों से निकलकर हमारी नदियों में बहा दिए जाते हैं। अगर अंदाजा लगाना हो कि ये कितना होता है तो सोचिए कि दिल्ली से मुंबई तक बम्पर टू बम्पर सिर्फ फूलों से लदे हुए ट्रकों की लाइन लगी है। लेकिन देखिए, असली प्रॉब्लम ये फूल नहीं है। असली प्रॉब्लम वो जहर है जो इन फूलों पर लगा होता है। और होता क्या है कि ये फूल पानी में जाकर एक डेडली चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिससे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो इन फूलों पर जो कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। इनको खाने के लिए बैक्टीरिया की बाढ़ आ जाती है और ये बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं। नतीजा, नदी का दम घुट जाता है और वो धीरे धीरे एक डेड जोन बन जाती है। और बात सिर्फ फूलों की नहीं है। अकेले मुंबई में एक गणेश उत्सव के दौरान 1.5 लाख से भी ज्यादा मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। सोचिए, पूरे देश का आंकड़ा तो कई लाखों में होगा। यहाँ असली विलेन है वो सामान जिससे ये मूर्तियां बनती हैं। ज़्यादातर मूर्तियां बनी होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से, जो पानी में कभी घुलता ही नहीं बल्कि नदी की सतह पर कंक्रीट की तरह जम जाता है। और उससे भी खतरनाक है इन मूर्तियों पर लगा पेंट। चमकीले नारंगी, हरे, पीले रंग, इन सब में मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम जैसी जहरीली हैवी मेटल्स होती हैं और ये सब सीधे हमारे पीने के पानी में घुल जाती हैं। तो अब एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है ना? सिर्फ फूल और मूर्तियां ही नहीं, दूध, घी, सिक्के, यहां तक कि मानव अवशेष, हमारी कई धार्मिक प्रथाएं जाने अनजाने में हमारी नदियों को धीरे धीरे मार रही हैं। लेकिन रुकिए, ये सब प्रथाएं जितनी भी नुकसानदेह क्यों ना हो, ये प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जो असली और सबसे बड़ा विलन है वो तो अब सामने आएगा। ये आंकड़े देखिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। 70%। हमारी नदियों में 70% प्रदूषण आता है हमारे शहरों के अनट्रीटेड सीवेज से, मतलब कच्चा गंदा पानी जो सीधा नदियों में जा रहा है। तो सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं, हमारा खुद का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हुआ। 1986 से लेके अब तक गंगा एक्शन प्लान जैसे प्रोजेक्ट्स पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये हम सबके टैक्स का पैसा है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी हमारी नदियां साफ होने की जगह और मैली हो गई हैं। तो पैसा गया कहाँ? एक सीएजी ऑडिट से पता चला कि कुछ सालों में तो हर 1 रुपए में से सिर्फ 8 पैसे ही सही जगह लगे। बाकी या तो बर्बाद हो गए या खर्च ही नहीं हुए। वजह? खराब मैनेजमेंट, गलत प्लानिंग। ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स बना दिए जो शहर का लोड ही नहीं ले सकते। तो नतीजा क्या हुआ? पैसा भी गया और नदियां भी गंदी की गंदी रही। और सिस्टम की इस नाकामी की कीमत वो हम सब चुका रहे हैं, क्योंकि जो गंदगी हम नदियों में डालते हैं वो घूम फिर कर वापस हम तक ही पहुंचती है। देखते हैं कैसे। ये होता है एक प्रोसेस के जरिए, जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। पानी में जो पारा और लेड जैसे जहर घुलते हैं उन्हें पानी के छोटे छोटे पौधे और जीव सोख लेते हैं। फिर छोटी मछलियां उन्हें खाती हैं और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को। हर स्टेप पर जहर की मात्रा कई गुना बढ़ती जाती है और आखिर में जब वही मछली या उस पानी से उगी फसलें हमारी थाली में आती हैं तो वो जहर भी हमारे अंदर चला जाता है। अब कई लोगों को लगता होगा कि अरे, हमारे घर में तो आरओ लगा है, हम तो सेफ हैं। पर सच ये है कि ये सोचना गलत है। आरओ फिल्टर भी पारा और लेड जैसी हैवी मेटल्स को पूरी तरह से नहीं निकाल पाते। और इसकी जो मानवीय कीमत हम चुका रहे हैं वो बहुत बड़ी है। हर साल लगभग 3.25 करोड़ लोग पानी से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे डायरिया जैसी बीमारी से मर जाते हैं, जिसे आसानी से रोका जा सकता था। हरियाणा और पंजाब में तो कैंसर विलेज बन गए हैं, जहां जहरीले पानी की वजह से कैंसर के मामले आसमान छू रहे हैं।
और अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो वो है हमारी जीडीपी का लगभग 3%, मतलब करीब $80 बिलियन हर साल। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? हालात बेशक बहुत खराब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। एक बेहतर रास्ता है, और चलिए देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, भारत में ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी या कानून की नहीं है। ये हमारे मनोविज्ञान, हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। कोई भी इंसान पूजा की सामग्री को कूड़ेदान में फेंककर उसका अपमान नहीं करना चाहता, और ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें ऐसा हल चाहिए जो इन भावनाओं का सम्मान भी करे और हमारी नदियों को भी बचाए। और अच्छी बात यह है कि ऐसे विकल्प मौजूद हैं। जो पुराने तरीके हैं उनका एक बेहतर और सम्मानजनक अल्टरनेटिव है। जैसे फूलों को नदी में बहाने की जगह उनसे अगरबत्ती या बायो लेदर बनाया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियां इस्तेमाल हो सकती हैं। नदी में विसर्जन की जगह खासतौर पर बने तालाबों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध घी नदी में डालने के बजाय किसी गरीब या अनाथालय को दान किया जा सकता है, और सिक्के वो नदी में नहीं मंदिर के दान पात्र में ज्यादा काम आएंगे। तो जरूरत बस इन आदतों को बदलने की है। तो आखिर में बात बस एक चुनाव पर आ जाती है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल कि हम अपनी नदियों को क्या समझते हैं। एक तरफ हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हीं नदियों को दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान बना चुके हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये जो हिपोक्रेसी है, यही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। हम उस चीज की पूजा कैसे कर सकते हैं जिसे हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं? तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। अगर हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का असली मतलब जीवन को बचाना और उसका सम्मान करना है, तो क्या सबसे बड़ी पूजा ये नहीं होगी कि हम अपनी नदियों को बस अकेला छोड़ दें, उन्हें इतना मौका दें कि वो खुद को फिर से जिंदा कर सकें और लाखों करोड़ों जिंदगियों को सहारा दे सकें? इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।